हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिजिक्स विद ममता। तो आज हम टीजीटी साइंस 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें फिजिक्स पोर्शन से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। अगर मैं आपको बड़ा बड़ा एनालाइज करके बताऊं कि टीजीटी साइंस 2023 में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं, किस किस यूनिट से आए हैं, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं आपके पास वर्क एंड एनर्जी वाली जो यूनिट है हमारी, वर्क एनर्जी एंड पावर, उससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी तरीके से हमारे पास ऑप्टिक्स में से भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ग्रेविटेशन से आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन है और ऑप्टिक्स आ गया, वर्क एनर्जी एंड पावर, ये मेन मतलब आपका इफेक्टिव है। मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो भी डाली हुई है मेरी, टीजीटी साइंस फिजिक्स कैसे तैयार करें, तो उसमें मैंने इनका रोल बताया है। सबसे ज़्यादा साउंड वेव एंड एनालिसिस से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग इतने ही क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। 17 से 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं टीजीटी साइंस 2023 में फिजिक्स पोर्शन से मेनली। तो 5-6 यूनिट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 20-30 एक टॉपिक्स बनते हैं। अगर आप उनको तैयार कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा फिजिक्स पोर्शन से। इसकी मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो भी डाली हुई है और एक शॉर्ट्स भी डाला हुआ है, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। आप देख भी लेना, ये एनालिसिस मैंने जो बताया है 2023 का, जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली ऐसा ही एनालिसिस आपको भी मिलेगा कि वर्क एनर्जी से 4 से 5 क्वेश्चन, ऑप्टिक्स से भी 4 से 5 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन से 2-3 क्वेश्चन, साउंड वेव से भी 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और बहुत हायर लेवल के क्वेश्चन नहीं हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, फिजिक्स विद ममता, और अपने पॉजिटिव कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलें कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और आपके इंक्वायरी पे ही मैंने ये सॉल्यूशन शुरू किए हैं कि मैम आप टीजीटी साइंस 2023 का सॉल्यूशन करवा दीजिए। मैं अब हम हर ईयर के फिजिक्स पोर्शन के जितने भी क्वेश्चंस बने हुए हैं उनका पहले एनालाइज और फिर क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व किया करेंगे। एक मैंने सीरीज़ और भी शुरू की हुई है टॉपिक विद क्वेश्चंस की, जिसमें हम पहले थोड़ा टॉपिक डिस्कस करते हैं, फिर उससे रिलेटेड जितने भी टीजीटी साइंस में क्वेश्चन पूछे गए या पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। आप उसको भी देखना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, वो भी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, रेंज ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज क्या होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज होती है इनफाइनाइट। जो ये 10⁻⁻14 मीटर है और 10⁻⁻15 मीटर है, ये किसकी रेंज है, रेंज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हमें पता है ना न्यूक्लियर फोर्स क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, और इसकी रेंज क्या होती है 10⁻⁻14 मीटर या 10⁻⁻15 मीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻15 मीटर को 1 फर्मी मीटर। तो आप इस ऑप्शंस के साथ साथ कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे 1 फर्मी मीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है। और ये किसकी रेंज है, ये रेंज है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। हो सकता है अगली बार वो क्वेश्चन में रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही पूछ ले, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसने पूछ लिया कितना होता है, इनफाइनाइट। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होता है जो दो बॉडीज़ के बीच में लगता है, जिनका मास m1 और m2 हो और जिनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, कुछ r हो। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम कैसे लिखते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस r²। अगर मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं तो ये क्या बनेगा, F इज इक्वल टू g m1 m2 बाय r²। ये एक तरह का क्या है, सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स कौन से फोर्स होते हैं, जो 1/r² पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। और g यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक फोर्स आपको गिवन है जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपको गिवन है। फोर्स इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप न्यूटन एक्ट्स होना, किस पे एक्ट्स हो रहा है, एक 5 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट्स पे, जो ऑब्जेक्ट है उस पर क्या हो रहा है, एक्ट्स हो रहा है फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए। देन चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, तो वेलोसिटी में कितना चेंज होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ द मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मींस dp/dt किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। और हमें पता है मोमेंटम क्या होता है किसी भी पार्टिकल का, मास इनटू वेलोसिटी। मास तो कांस्टेंट है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, mdv/dt दैट इज इक्वल टू f। हमें क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी, हमें dv निकालना है, जबकि हमें गिवन क्या है, फोर्स, मास और टाइम। तो dv निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
इस फोर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगी टाइम की और डिवाइड कर दूंगी मास से, लेकिन फोर्स की हमें डायरेक्शन और वेक्टर दोनों गिवन है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। दैट शुड बी इक्वल टू द, जो आपके पास ये डायरेक्शन कोसाइंस है इनका स्क्वायर करके क्या कर देंगे, अनरूट कर देंगे। तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर दी रूट। तो ये आपके पास क्या होगा, 7 न्यूटन। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स है ना। हमें क्या निकालना है, चेंज इन अ वेलोसिटी निकालना है। तो मैग्नीट्यूड फोर्स का कितना है, 7, और dt कितना है, 10 सेकेंड का टाइम है, और मास कितना है, 5। तो ये क्या होगा, 70/5 मीन 14 मीटर पर सेकेंड आपके पास क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगी। तब आपके पास इतना फोर्स लगेगा 10 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसकी फोर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे कैसे कर सकते हैं। एक तो फोर्स इज इक्वल टू dp/dt, एक फोर्स कैसे लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन। एक आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू m d²x/dt²। हो सकता है अगली बार वो ये पूछ ले कि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, तो आप क्या करोगे, dx²/dt²। टाइम का भी दिया हुआ है, मास भी दिया, और फोर्स अगर आपको गिवन है तो x निकाल सकते हो ना। तो आपके इस रिप्रेजेंटेशन को भी आपको फोर्स का पता होना चाहिए। फोर्स किसके इक्वल होता है, md²x/dt², क्योंकि x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डबल टाइम डेरिवेटिव और डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये क्या होगा, फोर्स इनटू एक्सेलरेशन। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स है फोर्स की अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन अलोंग वन डायरेक्शन। एक हमारे पास, हमने जो एनालिसिस मैंने बताया था ना, उसमें मैंने काइनेमेटिक्स बताई है। काइनेमेटिक्स जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, या फिर हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ मोशन जहाँ पे हम पढ़ते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v²-u² इज इक्वल टू 2as। ये जो फॉर्मूलेज हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स, मोशन डायनेमिक्स, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का ही है। हमें दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या समझते हो आप, dv/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये एक्सेलरेशन ही है ना, dv/dt, दैट शुड बी एक्सेलरेशन। ये क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब कांस्टेंट का, किसी चीज का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ए क्या होगा आपके पास, यूनिफॉर्म। ए क्या होगा, यूनिफॉर्म। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है तो उसका टाइम डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट। तो इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग वन डायरेक्शन ओनली। तो हमें क्या बताना है कि nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसके लिए हम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन लेंगे। वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ हमें क्या बताता है, एक्सीलरेशन। देखो हमारे पास क्या है, मैंने ग्राफ कहाँ से शुरू किया, इस पॉइंट से। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी u है। अगर ये इनिशियल वेलोसिटी नहीं देता तो ग्राफ हम ओरिजिन से शुरू कर देते, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल के पास शुरू में कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, तो हमारा ग्राफ क्या होगा, ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, कुछ पॉइंट अबो शुरू होगा, और जो पॉइंट अबो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। लीनियर ग्राफ जो होगा, वीटी ग्राफ का लीनियर ग्राफ, वो आपको क्या शो करेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या है, लीनियर। अगर मैं मान लूँ t इज इक्वल टू n सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है, vn। अगर मैं मान लूँ nth सेकेंड से पहले वाली सेकेंड, n-1th सेकेंड पे आपका पास जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ n-1 सेकेंड। तो डिस्टेंस कैसे निकालूंगी मैं, जो एरिया ये एनक्लोज करेगा वही तो क्या होगी, इसकी जो डिस्टेंस होगी वो। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन v किसके इक्वल होता है, u प्लस ए टी। वी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या होता है, एक्सेलरेशन, t क्या होता है, टाइम। अगर आपके पास टाइम क्या है, nth सेकेंड, तो एक्सेलरेशन जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए एन। यहाँ पे u कोई भी जीरो नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्या होगा, nth सेकेंड में आपकी वेलोसिटी है vn, दैट शुड बी इक्वल टू u प्लस ए एन। सिमिलरली अगर n-1th सेकेंड पे आपके पास फाइनल वेलोसिटी मैं निकालूँ तो क्या लिख सकती हूँ, v(n-1), v इज इक्वल टू a(n-1). तो ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इनका हम यूज़ करेंगे। ये आपको एक कैसे फिगर दिख रहा है मैथमेटिकल के हिसाब से, ABCD, ये कैसा फिगर है, ट्रेपेजियम। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालोगे, इसका एरिया होता है हाफ ऑफ सम ऑफ टू पैरेलल लाइंस। ट्रेपेजियम की खासियत यही होती है ना कि इसमें क्या होती है, जो पैरेलल लाइंस है उनका सम प्लस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ए शुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ AD और BC का सम,
तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, वी एन प्लस वी एन माइनस वन। और ये ए ई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं तो हम इसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट एन माइनस वन। तो ये क्या होगा, इसकी जो ए ई की डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, एन माइनस ऑफ वन। तो ये आपके पास क्या होगा, एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, वी एन माइनस वन प्लस वी एन माइनस वन और प्लस इंटू मल्टीप्लाई ए ई, दैट शुड बी एन माइनस वन। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो एनथ आएगा वो क्या आएगा, इसकी वैल्यूज हमें पुट करना है, हमने पहले निकाली थी ना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, वी एनथ और वी एन माइनस वन। तो आपके पास जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सम कितना आ जाएगा, 1/2 यू ए बाई टू की पावर 2 इंटू एन माइनस वन। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब कंडीशन क्या है, एक्सीलरेशन शुड बी कांस्टेंट, इसका मतलब वीटी ग्राफ आपका क्या है, लीनियर। ये इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको नोट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। ये काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मैग्नेटोस्टेट से। ये क्वेश्चन पे मैंने टॉपिक विद सीरीज में पहले टॉपिक भी करवाया है इस क्वेश्चन का, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व भी करवाया है, और भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करवाया है। तो क्वेश्चन 4 क्या है, जब भी एक इलेक्ट्रॉन को हम मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं तो उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं तो उसका क्या होता है, मोशन सर्कुलर होता है ना, क्योंकि सर्कुलर पाथ में मोशन करता है इलेक्ट्रॉन। तो क्या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, क्या उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, या एनर्जी और वेलोसिटी दोनों इंक्रीज होंगी, या फिर दोनों कांस्टेंट रहेगी। तो हमारे पास जब भी हम इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व करता है तो वो कैसा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन। जब भी वो सर्कुलर मोशन करेगा तो एक पॉइंट आपके पास क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, ये लगेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये इसकी हर पॉइंट पे क्या होगी, चेंजेबल वेलोसिटी, है ना, जो किसके इक्वल होगी, जितना फोर्स चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड में लग रहा है, दैट शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू बी ई वी। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आ जाएगी, बी ई आर बाई एम। और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी ही इसकी क्या होगी, टोटल एनर्जी, दैट शुड बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये क्या होगी, बी ई स्क्वायर ई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। इसका मतलब आपके पास बी भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट है, उस सर्कल की रेडियस भी कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एनर्जी भी क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से पास कराएंगे तो उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी और उसका उसकी एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम। कि डिस्टेंस किसके साथ वेरी कर रही है, टाइम के साथ। तो एवरेज स्पीड निकालनी है ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 to 10 सेकेंड। जब भी हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो हम क्या करते हैं मैथमेटिक्स में, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दी हुई है और हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, तो स्पीड क्या होती है, ds बाई डी टी। तो इसका क्या कर देंगे डेरिवेटिव, तो दैट शुड बी इक्वल टू 2 इंटू 1.2 इंटू टी। आपके पास शुरू में इनिशियल और फाइनल भी निकाल सकते हो। तो टी क्या है, टाइम इंटरवल, इसका टाइम इंटरवल क्या है 10 - 0 मतलब 10 सेकेंड। तो आपके पास t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे स्पीड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड इसलिए क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं गिवन, अगर ये डायरेक्शन में वेरी करती तो ये क्या हो जाती, वेलोसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। एक पोर्टर है जिसको फिल्स किया है एक लगेज ऑफ 50 kg फ्रॉम ग्राउंड्स एंड पुट इट्स ऑन इज हेड ऑफ 2 मीटर अबो। अपने सर पे रखता है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर है उसके हेड की ग्राउंड से। तो वर्क डन कितना होगा। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा ना, मान लेते हैं ऐसा कोई पर्सन पोर्टर है जिसकी हाइट क्या है, h है ग्राउंड से, तो इस पे कितना वर्क डन होगा, एक डाउनवर्ड वेट लगेगा mg और कितनी डिस्टेंस है h। तो ये mgh इस पे क्या होगा, वर्क होगा। या हम कह सकते हैं ये जो वर्क है ये इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगा। और पोटेंशियल एनर्जी किससे निकालते हैं, mgh से। मास आपको पता है 15 kg, g की वैल्यू आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट कितनी है उसकी 2 मीटर। तो यहाँ से आपके पास जो वर्क डन आएगा वो कितना आ जाएगा, 300 नैनोमीटर। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल।
कि काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है 25 जूल जब उसकी वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड और मास क्या है m। तो पहले कंडीशन से आप मास निकाल लोगे। काइनेटिक एनर्जी गिवन है 25 जूल, वेलोसिटी आपको गिवन है, तो मास कितना आ जाएगा 2 kg। अब उसने क्या कहा सेकंड कंडीशन में, अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, कि मैं क्या कर दूं वेलोसिटी को इंक्रीज कर दूं 3 टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो पहले वेलोसिटी कितनी थी 5, अब 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, वेलोसिटी कितनी होगी 15। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ mv² 1/2 m हमने निकाला था 2 kg और वेलोसिटी क्या है 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 225 ऑफ जूल, 225 जूल यहाँ पे क्या आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू इन अ व्हीकल। ये तो सभी को पता है, ये बेसिक क्वेश्चन है कन्वेक्स, क्योंकि आजकल सभी क्या करते हैं व्हीकल का यूज़ करते हैं, तो ये तो सबको ही पता है कन्वेक्स मिरर, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, एक ब्लॉक है जिसका मास है 50 kg इज कैप्ट ऑन अ टेबल टॉप। एक टेबल पे रखा हुआ है एक ब्लॉक है, मान लेती हूँ मैं ये, अगर मेरे पास टेबल है तो एक ब्लॉक इस पे मैंने रखा है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 20 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 40 सेंटीमीटर। कुछ 3D इमेजिनेशंस होगा ना। देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑफ मास ऑफ 5 kg ऑन अ टेबल टॉप इज। तो कितना आपके पास प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो कितना फोर्स लगेगा हमें पता है, अगर ब्लॉक क्या है टेबल पे है तो एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, वेट लगेगा जो किसके इक्वल होगा mg के, और जितना एरिया होगा वो अगर मैं फोर्स से डिवाइड कर दूंगी तो वो क्या होगा कि उसका प्रेशर जो एक्सर्ट करेगा ये ब्लॉक इस टेबल पे, तो mg/a। मास आपको गिवन है कितना 5 kg, आपको ग्रेविटी की वैल्यू या g की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया कितना है ब्लॉक का एरिया निकाल लेंगे। अगर आपको लेंथ और ब्रेथ दी गई है तो ये इसको आप मीटर में चेंज करेंगे 0.1 और 0.2 मीटर, तो ये आपके पास आएगा 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए आपको प्रेशर का पता होना चाहिए। प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर और स्ट्रेस की डायमेंशन क्या होती है सेम होती है, क्योंकि स्ट्रेस भी क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये भी आप कंसेप्ट इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कि आपके पास क्या है कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर यंग अडल्ट विद अ नॉर्मल विजन इज अबाउट। कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए मिनिमम किसी यंग अडल्ट के लिए नॉर्मल विजन के लिए, तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, 10th क्लास तक का क्वेश्चन है, जो आई वाला चैप्टर उसमें से बेसिकली पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास अगर एम्पलीट्यूड ऑफ अ लाउडनेस ऑफ अ साउंड बिकम ट्वाइस देन लाउडनेस इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ। हमें पता है कि अगर आप हमें पता है जो लाउडनेस है साउंड की वो किस पे डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे, क्योंकि लाउडनेस एक तरह से क्या होती है उसकी इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। अगर मैं एम्पलीट्यूड को ट्वाइस कर दूंगी तो इंटेंसिटी या लाउडनेस कितनी हो जाएगी 2 का स्क्वायर, दैट विल बी 4 टाइम्स। तो इसका मतलब लाउडनेस ऑफ साउंड बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ दैट फैक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। एक बल्ब है जिसकी आपको पावर गिवन है 210 वाट विल प्रोड्यूस हीट इन कैलोरी विद इन 5 मिनट्स, कि 5 मिनट में वो कितनी हीट प्रोड्यूस कर देगा। तो हमें पावर गिवन है, हीट हमें पता है, हीट जनरेटेड किसी भी सिस्टम में क्या होती है पावर इनटू टाइम, या फिर मैं कह सकती हूँ करंट और वोल्टेज की फॉर्म में आई वी इंटू टाइम, या फिर वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं आई आर। तो ये क्या फॉर्मेशन हो सकती है आई आर स्क्वायर बाई टी। तो इसको लिख सकते हैं हम पावर इंटू टाइम, और टाइम कितना है 5 मिनट। सेकेंड्स में अगर मैं चेंज करूंगी तो 5 इंटू 60 दैट विल बी 300 सेकेंड्स। ठीक है, और पावर कितनी है 2110। तो यहाँ पे हीट कितनी प्रोड्यूस होगी 63,000 जूल। लेकिन हमें किस में पूछा है कैलोरी में, तो जूल को किस में चेंज करना पड़ेगा कैलोरी में। कैलोरी में करने के लिए हमें पता है 1 कैलोरी किसके इक्वल होती है 4.2 ऑफ जूल। तो मैं डिवाइड कर दूंगी, तो जब मैं डिवाइड करूँगी तो हीट इन कैलोरी कितनी मिलेगी आपको 15,000 कैलोरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कन्वर्जन ऑफ डायमेंशन का पता होना चाहिए कि यूनिट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एक लाइट है रिफ्रैक्टेड है थ्रू अ प्रिज्म, देन एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन ये बताता है कि जब भी कोई प्रिज्म में से लाइट पास करती है तो वो कितनी डेविएट हो रही है, वो कौन बताएगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन। अगर मैं मान लूँ मेरे पास ये प्रिज्म है और इस पर मैंने एक लाइट इंसिडेंट कराई और वो क्या हुई रिफ्रैक्ट हुई, ये वाली जो लाइट है वो क्या है एमर्जेंट लाइट और ये क्या है इंसिडेंट लाइट। अगर मैं यहाँ से इंसिडेंट लाइन को फर्दर क्या कर दूं
आगे तक बढ़ा दूं और ये एमर्जेंट लाइन और इस इंसिडेंट लाइन के बीच का जो एंगल होता है यही क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसका मतलब जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है ये किस किस के बीच का एंगल है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंट रे। ये दिस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे। तो जो आपका ऑप्शन 1 है वही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रिज्म का यूज हम कहाँ करते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट में। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या कहता है कि किसी भी लाइट को हम प्रिज्म पे डालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी इनटू अ नंबर ऑफ लाइन्स या कलर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड, किस मीडिया में साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। तो हमें पता है सॉलिड्स में साउंड की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है, और सबसे कम किस में होती है, गैसेज में, और वैक्यूम में क्या होती है, 0। तो इसकी जो साउंड की स्पीड है वो किस पे होती है सबसे ज़्यादा, ग्लास में। तो ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट रहेगा। सेकंड, जो साउंड ऑफ वेव है ना वो टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होती है। रूम टेम्परेचर पे अप्रोक्सीमेट हम 340 मीटर पर सेकेंड लेके चलते हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, इन सब का इफेक्ट क्या होता है, साउंड वेव से होता है। तो ये क्वेश्चन साउंड वेव एंड ऑसिलेशन से पूछा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, एट अ हाइट h अबव द अर्थ द सरफेस द फ्रैक्शनल चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। तो इसने पूछा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा। मान लेती हूँ मेरे पास ये अर्थ है जिसकी रेडियस है r, एक पॉइंट P है जिसकी हाइट है कितनी, h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चाहिए एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो हम कैसे लिखते हैं, Gm/r²। m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ द अर्थ, r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर हमारे पास इसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को एक हाइट पे लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं, Gm, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r प्लस एच। तो ये क्या हो जाएगा, r प्लस एच का स्क्वायर। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, इसने पूछा है फ्रैक्शनल चेंज। तो फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा, जो नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h ओवर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस g। तो इसको लिख सकते हैं g'/g। तो ये हो जाएगा Gm/r प्लस एच का स्क्वायर इंटू r² Gm/r²। तो इसको अगर मैं r² कॉमन ले लूँ तो r² से r² कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/1 प्लस h/r का स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बायनोमियल का एक्सपेंशन करेंगे कि अगर आपके पास r हमें पता है ना क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ, जो किसके इक्वल होती है, 64,000 किलोमीटर के। तो इसका मतलब अगर r क्या है, ग्रेटर देन h है, तो h/r क्या होगा, वेरी वेरी लेस टर्म होगी। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बायनोमियल थ्योरम। तो यहाँ पे इसको अगर मैं बायनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करूँ तो ये क्या होगा, 1 प्लस h/r का -2। तो ये -2 आगे आ जाता है, ये क्या बनेगा, 1 - 2